हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं ईश्वर आप सभी का प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वह है अंतरिम सरकार और विधानसभा से संबंधित। इससे पहले मैंने कैबिनेट मिशन से संबंधित टॉपिक पर चर्चा की थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उम्मीद है आप सभी ने देखा होगा और आपको बहुत पसंद भी आया होगा। आज का जो टॉपिक है वह मुख्य रूप से कैबिनेट मिशन के बाद में जब अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है तो उस अंतरिम सरकार से संबंधित है, तथा विधानसभा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी पर आज एक महत्वपूर्ण चर्चा है। तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। चलते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं कि अंतरिम सरकार का गठन किस प्रकार से किया जाता है, फिर उसके बाद में विधानसभा का गठन किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से विधानसभा में जो बैठकें होती हैं, जो समितियां होती हैं, उनको किस प्रकार से बनाया जाता है। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो उन पर सभी पर चर्चा करते हैं। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि मैंने दर्शा रखा है अंतरिम सरकार का गठन, तो अंतरिम सरकार का गठन किस प्रकार से होता है। अंतरिम सरकार जैसे कि आपने इसके पिछले वीडियो में देखा था, कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के तहत जो यहाँ के वायसराय थे बेवेल के द्वारा अंतरिम सरकार के गठन के लिए जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण दिया जाता है और निमंत्रण देने पर कहा जाता है कि अंतरिम सरकार का गठन करें, और फिर बेवेल के द्वारा घोषणा की जाती है अंतरिम सरकार के गठन के लिए। उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है उसको देखते हैं। तो इसकी घोषणा 24 अगस्त 1946 में होती है। बेवेल के द्वारा 24 अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की जाती है, और इस किसके नेतृत्व में की जाती है, तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की जाती है। और उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। और अंतरिम सरकार का जो गठन किया जाता है उसमें जो नेतृत्व कर रहे होते हैं वह जवाहरलाल नेहरू होते हैं। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अंतरिम सरकार गठन का नेतृत्व किया जाता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं अंतरिम सरकार के, तो अध्यक्ष होते हैं लॉर्ड माउंटेन बेवेल, जो कि वायसराय उस समय होते हैं, लेकिन जो अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है तो इस अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष बनते हैं वह लॉर्ड माउंटेन बेवेल बनते हैं। और इसमें जो उपाध्यक्ष बनते हैं तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इसका गठन किया गया और इन्हीं को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। अर्थात अंतरिम सरकार के जो उपाध्यक्ष थे वह थे जवाहरलाल नेहरू और जो अध्यक्ष थे वह थे लॉर्ड माउंटेन बेवेल। अब उसके बाद में इस अंतरिम सरकार के गठन के बाद इस सरकार का गठन हुआ और इसमें कुल 13 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। 13 सदस्य बनाए जाते हैं अंतरिम सरकार के गठन के लिए। तो वो 13 सदस्य किस प्रकार से कहाँ से बनते हैं उनको देखते हैं। तो इस 13 सदस्यों में सबसे पहले मुस्लिम सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए थे, लेकिन जो वायसराय थे, जो इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटेन बेवेल ने काफ़ी प्रयास किया और प्रयास करने के बाद में मुस्लिमों को इस अंतरिम सरकार में उन्होंने भाग लेने को कहा और उनके द्वारा कुछ मुस्लिमों ने इसमें हिस्सा लिया। और इसमें सबसे पहले 3 लोग हिस्सा लेते हैं। तो 3 मुस्लिम लोग कौन कौन से हिस्सा लेते हैं, तो ये थे सैयद अली जहीर और शरत चंद्र बोस और सर सफ़ात अहमद खां। ये 3 मुस्लिम सदस्य जो होते हैं, ये इन सदस्यों में मुख्य रूप से 3 ये मुस्लिम सदस्य भाग लेते हैं। और फिर कुछ समय बाद में क्या किया जाता है कि इनको हटा दिया जाता है और इन 3 सदस्यों को हटाने के बाद में 5 लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। अर्थात 5 मुस्लिमों को इसमें फिर शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से जो अंतरिम सरकार में जो सदस्यों की कुल संख्या होती है वह कुल संख्या 15 हो जाती है। अर्थात सबसे पहले इसमें मुस्लिम सदस्य एक भी शामिल नहीं थे, लेकिन बेवेल के प्रयासों से इसमें 3 मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाता है। लेकिन फिर उसके बाद में मुस्लिम लीग द्वारा उन 3 मुस्लिम सदस्यों को हटा करके फिर 5 मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाता है। तो कुल मिलाकर के अंतरिम सरकार में सदस्यों की कुल संख्या 15 हो जाती है, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा भी जा चुका है। उसके बाद जो मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे लियाकत अली खां का एक उद्देश्य होता है। अर्थात इसमें जो 5 मुस्लिम सदस्य शामिल होते हैं, इस सदस्य में इस अंतरिम सरकार के गठन के जो सदस्यता में शामिल होते हैं, इन सदस्यता में लोगों को शामिल करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है लियाकत अली खां का, जो कि मुस्लिम लीग
का नेतृत्व कर रहे थे, जो कि प्रतिनिधि थे। तो इनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सरकार के अंदर रह करके सरकार, ये जो अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार के अंदर रह करके इसकी विफलताओं को सिद्ध करना और इस साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए लड़ाई करते रहना लगातार। अर्थात अगर हम अंतरिम सरकार के अंतर्गत रहेंगे और सदस्यता बनाए रखेंगे तो उसी के अंदर रह करके हम अच्छे से लड़ाई कर पाएंगे और एक नए पाकिस्तान के निर्माण को बहुत अच्छे से आसानी से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने इस सरकार के सदस्यता लेने के बाद और अंदर अंदर ये लड़ाई लगातार लड़ रहे थे, जिसमें कि देखते हैं सरकार के अंदर रहकर सरकार को विफल बनाने का प्रयास करते हैं और नए पाकिस्तान के लिए लगातार लड़ते रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देख करके जो अम्बेडकर साहब थे, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा कि यह एक देश की सरकार है और इसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। अर्थात यह सरकार तो एक देश की है लेकिन इसे दो राष्ट्र मिल करके चला रहे हैं। ये इस प्रकार की सरकार है। दो राष्ट्र का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो भारतीय हिंदू थे और साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग के लोग सदस्य थे, तो ये दोनों लोग एक दूसरे के विपरीतार्थी थे, इसलिए यह शब्द उन्होंने प्रयोग किया। उसके बाद फिर संविधान सभा का गठन किस प्रकार से होता है उसको देखते हैं। तो संविधान सभा, यह संविधान सभा शब्द सर्वप्रथम इंग्लैंड के सामंतवादी और इंग्लैंड के सामंतवादी हेनरी मैन की विचारसरणी यह शब्द है। अर्थात इंग्लैंड में सबसे पहले इस शब्द पर विचार किया गया और ये जो संविधान सभा शब्द का विचार किया गया, इसका प्रयोग संविधान सभा अर्थात उपयोग में, व्यवहारिक उपयोग में लाने के लिए सबसे पहले प्रयोग जो किया वह अमेरिका व फ्रांस ने किया था। अर्थात सबसे पहले संविधान सभा जो थी इसको व्यवहारिक रूप में लाने का प्रयास सबसे पहला जो किया था वह अमेरिका और फ्रांस ने किया था। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का प्रथम जो दर्शन कराया गया संविधान सभा का, वह तिलक के द्वारा कराया गया। तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में स्वराज बिल के माध्यम से संविधान सभा शब्द से दर्शन करवाया। उसके बाद 1922 ईस्वी में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा से होगा। अर्थात भारतीय संविधान का जो निर्माण होगा वह भारतीयों की इच्छा से होगा। भारतीय जब चाहेंगे, जब उनकी इच्छा होगी तो वह भारतीय संविधान का निर्माण कर सकेंगे। यह गांधी जी ने 1922 ईस्वी में कहा। और सर्वप्रथम जब इस संविधान सभा को स्वीकारा गया तो सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन से संविधान सभा को स्वीकारा गया। अर्थात संविधान सभा को स्वीकारने का जो मुख्य श्रेय जाता है वह क्रिप्स मिशन के द्वारा इसको स्वीकारा गया था। अब देखते हैं संविधान सभा का गठन किस प्रकार से होता है। तो संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन के द्वारा, जो कैबिनेट मिशन बनाया गया था, उस कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में चुनाव किया जाता है, चुनाव करवाया जाता है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा चुनाव कराया जाता है और ये जो चुनाव होता है यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और चुनाव में मुख्य रूप से जैसे कि पहले सीटें निर्धारित की जा चुकी थी कि कुल सदस्य जो होंगे, कुल सीटें जो होंगी वह 389 निश्चित थी, लेकिन संपूर्ण सीटें न उपस्थित हो पाने के कारण इसमें केवल 296 सीटों पर चुनाव कराया जाता है। अर्थात सीटों की कुल संख्या 389 थी, लेकिन सभी सीट उपस्थित न होने की वजह से 296 सीटों पर यह चुनाव करवाया जाता है कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में। और इस चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी होती है, कांग्रेस पार्टी ने 210 सीटों पर अपने सदस्यों को चुनाव लड़ाती है। अर्थात कांग्रेस पार्टी 210 सीटों पर अपने सदस्यों को उतारती है और वहाँ पे चुनाव लड़ाती है। चुनाव में जो कांग्रेस होती है, कांग्रेस की कुल सीटें जीत कर आती हैं 208। अर्थात कांग्रेस जो पार्टी होती है वह चुनाव में 208 कुल सीटें जीतती हैं। अर्थात 296 में 208 सीटें कुल कांग्रेस की जीतती हैं। किस प्रकार से जीती? तो 199 सीटें इसने अपनी सीधे जीती और 9 सीटें इसने पाई। तो कुल मिलाकर के 208 इसने सीटें कांग्रेस की पार्टी में प्राप्त हुई। और इस जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में 8 निर्दलीय पार्टी सदस्य भी थे। तो चुनाव में जो 8 निर्दलीय पार्टी सदस्य थे वह कितने थे? तो वह 8 थे। उसके बाद विधानसभा की बैठक होती है। तो विधानसभा की बैठक किस प्रकार से हुई, उसमें क्या क्या हुए, कौन कौन से प्रावधान किए गए, किस प्रकार से
विधानसभा संपन्न हुई उसको देखते हैं। तो विधानसभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को विधानसभा की पहली बैठक करवाई गई। और आप जानते हैं जब पहली बैठक होती है तो उसमें एक अध्यक्ष नियुक्त करना पड़ता है जो कि अस्थायी रूप से अध्यक्ष होता है। तो वह जो अस्थायी रूप से जो अध्यक्षता की 9 दिसंबर 1946 को वह अस्थायी अध्यक्ष उस बैठक में रहे सच्चिदानंद सिन्हा। अर्थात सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 की जो पहली बैठक हुई उस पहली बैठक में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद आपका 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक संपन्न होती है। तो दूसरी बैठक करवाई जाती है 11 दिसंबर 1946 को, अर्थात एक दिन बाद, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो विधानसभा की जो स्थायी अध्यक्ष रहे वह कौन रहे, तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। और द्वितीय बैठक कब होती है, तो 11 दिसंबर 1946 को होती है। और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद में जब ये विधानसभा चलने लगती है तो 13 दिसंबर अर्थात एक दिन बाद फिर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक प्रस्ताव लाया जाता है। और वह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया जाता है। और प्रस्ताव में क्या होता है, तो प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया जाता है संविधान निर्माण के लिए एक प्रस्ताव इसमें लाया जाता है। तो उस प्रस्ताव को कहा जाता है कि ये जो प्रस्ताव आया यह 13 दिसंबर 1946 को आया। तो यह भी पूछ लिया जाता है कि प्रस्ताव कौन लाया था संविधान के निर्माण हेतु, प्रस्ताव कौन लाया, तो जवाहरलाल नेहरू लाए थे। कब लाए थे, तो 13 दिसंबर 1946 में। और इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। और पारित होने के बाद में 22 जनवरी 1947 से संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। तो संविधान निर्माण का कार्य किस डेट से शुरू होता है, तो 22 जनवरी 1947 से संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। और संविधान निर्माण के कार्य में इसमें 13 समितियां बनाई जाती हैं। अर्थात जो भारत का संविधान का निर्माण हुआ है, इस संविधान के निर्माण में 13 समितियां बनाई जाती हैं संविधान के निर्माण के लिए। और उसमें कुछ मुख्य समितियां हैं जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सभी की मैंने यहाँ पर चर्चा की है। तो 13 समितियाँ बनाई जाती हैं। इसमें से जो सलाहकारी समिति के जो मुख्य होते हैं वह होते हैं BN राय। अर्थात पूछ लिया जाता है कि सलाहकारी समिति के मुख्य कौन रहे, तो वह BN राय थे। उसके बाद संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद प्रांत समिति अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद मूल अधिकार समिति या अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष जो थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये पूछ लिया जाता है कई बार की परीक्षाओं में कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अर्थात जो संविधान है, संविधान के निर्माण में मुख्य रूप से जो प्रारूप होता है उस प्रारूप के ही अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिस वजह से कहा जाता है कि जो संविधान के निर्माता हैं वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इन्हें संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब इन समितियों के द्वारा संविधान बनना शुरू हुआ और कितना समय लगा, कब इसे अंगीकृत किया गया, कब से लागू किया गया, उस पर एक नज़र डालते हैं। तो संविधान बनने में जो लगा समय वह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अर्थात संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और संविधान बन करके तैयार हो गया। तैयार होने के बाद में इसे 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया। अर्थात 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया। अंगीकृत क्या होता है, अंगीकृत का अर्थ ये होता है कि कुछ भारतीय जो मुख्य लोग थे उन लोगों के द्वारा इस संविधान सभा में जो संविधान बना उस संविधान में हस्ताक्षर करके ये कहा गया कि हाँ, ये हमारे देश का एक सामाजिक व्यवस्था और समाज के
मूल अधिकारों का संरक्षण करने वाला यह एक विधान है, उसे सभी लोग हम हस्ताक्षर करते अपनाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को अंगीकृत व्यवस्था कहा गया, जो कि 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया। और अंगीकृत में इसमें जो सदस्य शामिल हुए वह 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के द्वारा इसे अंगीकृत किया गया, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि जो संविधान सभा को अंगीकृत करने वाले जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी है, तो 284 है। और कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद फिर इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण लागू किया गया। तो यह भी पूछ लिया जाता है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 से ये भारत में पूरी तरह प्रभावित हो गया, अर्थात लागू कर दिया गया। अब इस संविधान में कुछ चीज़ें हैं जो कि महत्वपूर्ण है, वो क्या क्या है। मूल रूप में इसके 395 अनुच्छेद थे उस समय, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो इस प्रकार से इनकी चर्चा की जाती है कि संविधान सभा में कितने अनुच्छेद थे। जब प्रारंभ में, तो प्रारंभ में संविधान सभा में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो इस प्रकार से आपने देखा जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने उन सभी की यहाँ पे चर्चा की। इसके अतिरिक्त जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उसे अवश्य देखें और उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद भी आ रहा होगा। इस प्रकार जो संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ से भी जो भी बनते हैं उन सभी को मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो के माध्यम से लेकर आता रहूँगा। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा लें। सभी को जय हिंद, नमस्कार।